Hello everyone, welcome back to Story with me, होम्योपैथी। Myself डॉक्टर श्वेता वर्मा और होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो सिर्फ टीनेजर्स की नहीं बल्कि एडल्ट्स में भी बहुत कॉमन होती जा रही है, और वो है एक्ने यानी पिंपल्स। बहुत सारे पेशेंट्स क्लिनिक में आकर मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर मेरे फेस पर बार बार पिंपल्स क्यों हो रहे हैं। क्रीम लगाता हूँ, कुछ दिन ठीक रहता है, फिर दोबारा वापस आ जाता और पिंपल्स ठीक होने के बाद ब्लैक मार्क और स्कार्स रह जाते हैं। और सबसे कॉमन सवाल होम्योपैथी से, क्या एक्ने परमानेंटली ठीक हो सकता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम सिर्फ मेडिसिन की बात नहीं करेंगे। हम समझेंगे एक्ने होता क्या है, स्किन के अंदर होता क्या है, पिंपल्स बनते कैसे हैं, एक्ने के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और होम्योपैथी किस तरह इस प्रॉब्लम को अप्रोच करती है। तो चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, एक्ने होता क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्ने कोई सिर्फ ब्यूटी प्रॉब्लम नहीं है, ये स्किन की एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इसका मतलब है कि स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है और इसी वजह से पिंपल्स, रेडनेस, पेन, पस और बाद में स्कार्स तक डेवलप हो सकते हैं। लेकिन ये इन्फ्लेमेशन आता कहाँ से है? इसके लिए हमें स्किन को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, हमारे स्किन के अंदर छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स होते हैं। हर हेयर फॉलिकल्स के साथ एक ग्लैंड जुड़ी होती है जिसे हम सीबेसियस ग्लैंड कहते हैं। अब सवाल आता है, ये सीबेसियस ग्लैंड करती क्या है? सीबेसियस ग्लैंड का काम होता है एक नेचुरल ऑयल बनाना जिसे हम सीबम कहते हैं। ये ऑयल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन को ड्राई होने से बचाता है और स्किन को नेचुरली हेल्दी रखता है। यानी सीबम हमारे लिए दुश्मन नहीं है, ये एक्चुअली स्किन को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब किसी वजह से सीबेसियस ग्लैंड जरूरत से ज्यादा ऑयल बनाना शुरू कर देती है और ये एक्स्ट्रा ऑयल डेड स्किन सेल के साथ मिलकर पोर्स को ब्लॉक कर देता है। तो हेयर फॉलिकल्स के अंदर ऑयल फंसने लगता है। अब ये ब्लॉक पोर बैक्टीरिया के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बन जाता है और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं। बॉडी उनके अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन शुरू करती है और इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से फेस पर रेड पिंपल्स, पेनफुल पिंपल्स और पस फिल्ड पिंपल्स डेवलप होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि पिंपल्स एक दिन में नहीं बनता, इसके पीछे एक पूरी प्रोसेस चलती है। एक्स्ट्रा ऑयल, ब्लॉक्ड पोर, बैक्टीरिया और इन्फ्लेमेशन, ये सब मिलकर एक्ने डेवलप करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सीबेसियस ग्लैंड एक्स्ट्रा ऑयल बनाना शुरू ही क्यों करता है? सबसे पहला और सबसे कॉमन कॉज है हार्मोनल चेंजेस। जब हम प्यूबर्टी में एंटर करते हैं, बॉडी में हार्मोन्स का लेवल बढ़ने लगता है। ये हार्मोन सीबेसियस ग्लैंड को सिग्नल देता है कि ज्यादा सीबम्स प्रोड्यूस करो। जब सीबम जरूरत से ज्यादा बनने लगता है तो पोर्स ब्लॉक होने लगते हैं और पिंपल्स डेवलप हो जाते हैं। इसी वजह से टीनेजर्स में एक्ने सबसे ज्यादा देखा जाता है। सिर्फ टीनेजर्स ही नहीं, पीसीओएस, प्रेगनेंसी, इर्रेगुलर पीरियड्स, मेनोपॉज और कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स में भी एक्ने डेवलप हो सकता है। लेकिन हार्मोन्स ही सिर्फ रीजन नहीं है। चलिए दूसरा कॉज देखते हैं, एक्सेस ऑयल। हमारी स्किन नेचुरली ऑयल बनाती है, ये ऑयल स्किन के लिए जरूरी है। लेकिन जब ये ऑयल जरूरत से ज्यादा बनने लगते हैं तब प्रॉब्लम शुरू होती है। एक्स्ट्रा ऑयल डेड स्किन के साथ मिलकर पोर्स को ब्लॉक कर देता है और वही ब्लॉक्ड पोर एक्ने का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। इसीलिए ऑयली स्किन वाले पेशेंट्स में एक्ने कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिलता है। अब तीसरा रीजन समझते हैं, बैक्टीरिया। जब पोर ब्लॉक हो जाता है तो उसके अंदर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने लगते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम उन बैक्टीरिया से लड़ता है। इसी प्रोसेस में इन्फ्लेमेशन होता है और इन्फ्लेमेशन की वजह से पिंपल लाल, सूजा हुआ और कभी-कभी दर्द वाला बन जाता है। अब बात करते हैं चौथे कॉज की, जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है। वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस सिर्फ दिमाग को ही अफेक्ट नहीं करता, ये स्किन को भी अफेक्ट करता है। स्ट्रेस के टाइम बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, ये इनडायरेक्टली ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। इसी वजह से एग्जाम्स के टाइम, इंटरव्यू के टाइम या किसी इमोशनल स्ट्रेस के बाद एक्ने फ्लेयर अप देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं एक और कॉमन मिस्टेक्स की, कॉस्मेटिक्स। हर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट स्किन के लिए सुटेबल नहीं होता। हैवी मेकअप, ऑयल बेस्ड क्रीम, एक्सपायर्ड कॉस्मेटिक्स या डर्टी मेकअप ब्रशेस, ये सब पोर्स को ब्लॉक कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चूज करनी चाहिए। अब एक और रीजन जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं,
डाइट एंड लाइफस्टाइल। हर पेशेंट में फूड एक्ने का डायरेक्ट कॉज नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में हाई शुगर डाइट, जंक फूड, एक्सेस डेयरी प्रोडक्ट्स और अनहेल्दी लाइफस्टाइल एक्ने को और ज्यादा ट्रिगर कर सकते हैं। इसीलिए बैलेंस डाइट और प्रॉपर हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ पिज्जा खाने से ही एक्ने हो जाएगा, लेकिन अगर किसी पेशेंट में ये ट्रिगर फैक्टर का काम कर रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और अब बात करते हैं आखिरी कॉज की, जेनेटिक्स। अगर फैमिली में पेरेंट्स या सिबलिंग्स को सीवियर एक्ने रहा हो तो नेक्स्ट जनरेशन में भी एक्ने का रिस्क बढ़ सकता है। यानी जेनेटिक्स भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जब हमें एक्ने के कॉजेज समझ आ गए हैं तो अगला सवाल है, क्या हर पिंपल एक जैसा होता है? व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पैप्यूल, पस्ट्यूल्स, नोड्यूल्स और सिस्टिक एक्ने में डिफरेंस क्या है और इन्हें पहचानना इतना जरूरी क्यों है? तो चलिए एक एक टाइप को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट हेड्स की। व्हाइट हेड एक्ने का सबसे इनिशियल स्टेज माना जाता है। इसमें स्किन के पोर्स डेड स्किन और ऑयल की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन पोर्स का ओपनिंग बंद रहता है, इसलिए अंदर का ऑयल हवा के कांटेक्ट में नहीं आता और ये छोटे सफेद या स्किन कलर के दाने की तरह दिखाई देते हैं। व्हाइट हेड्स में आमतौर पर दर्द या रेडनेस नहीं होता। अगर इसी ब्लॉक्ड पोर के माउथ ओपन हो जाए तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। ब्लैकहेड्स। ब्लैकहेड्स भी ब्लॉक्ड पोर की वजह से बनते हैं, लेकिन इस बार पोर ओपन होता है। जब अंदर का सीबम और डेड स्किन हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑक्सीडेशन होती है। इसी ऑक्सीडेशन की वजह से इसका कलर ब्लैक हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ब्लैकहेड गंदगी की वजह से काला होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऑक्सीडेशन की वजह से ब्लैक दिखता है। अब तक इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ था, लेकिन जब इन्फ्लेमेशन शुरू होता है तब अगला स्टेज आता है पैप्यूल्स का। पैप्यूल्स छोटे और लाल सूजे हुए पिंपल्स होते हैं। ये टच करने पर पेनफुल भी हो सकते हैं। इस स्टेज पर बैक्टीरिया और इन्फ्लेमेशन दोनों एक्टिव होते हैं, लेकिन इनके अंदर पस नहीं होता। जब इसी इन्फ्लेमेशन के साथ पस भी बनने लगे तो हम उसे पस्चूल्स कहते हैं। ये वही पिंपल्स होते हैं जिनके बीच में व्हाइट या येलो कलर का पस नजर आता है। बहुत सारे पेशेंट्स इन्हें बार बार दबा देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। इससे इन्फेक्शन और स्कार्स दोनों का रिस्क बढ़ सकता है। यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी, कभी भी पिंपल्स को नेल से प्रेस मत कीजिए, इससे परमानेंट स्कार्स बन सकते हैं। अब बात करते हैं नोड्यूल्स की। नोड्यूल्स एक्ने का सीवियर फॉर्म है। ये स्किन के अंदर काफी गहरा होता है, ये हार्ड फील होते हैं, काफी पेनफुल भी हो सकते हैं और इनमें पस बाहर से दिखाई नहीं देता। और सबसे सीवियर टाइप है सिस्टिक एक्ने। सिस्टिक एक्ने एक्ने का सबसे सीवियर फॉर्म माना जाता है। इस पे स्किन के अंदर बड़े बड़े पस फिल्ड सिस्ट बन जाते हैं। ये काफी पेनफुल होते हैं और अगर इनका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो परमानेंट स्कार रह सकता है। अगर किसी पेशेंट को सिस्टिक एक्ने हो तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस कंडीशन में प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन बहुत जरूरी होती है। अब बात करते हैं कॉमन सिम्टम्स की। एक्ने में पेशेंट को ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, रेड पिंपल्स, पस फिल्ड पिंपल्स, पेन, ऑयली स्किन, कभी कभी ईचिंग और पिंपल्स ठीक होने के बाद डार्क मार्क्स या स्कार्स। अब तक हमने समझा कि एक्ने क्या है, ये क्यों होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं डॉक्टर ये तो सिर्फ पिंपल ही तो है, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में एक्ने को इग्नोर कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर एक्ने को टाइम पर मैनेज नहीं किया जाए तो ये सिर्फ पिंपल्स तक ही सीमित नहीं रहते, ये स्किन और कॉन्फिडेंस दोनों को अफेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है एक्ने स्कार्स। जब एक्ने बहुत गहरा हो या पेशेंट बार बार पिंपल्स को प्रेस करे तो स्किन के अंदर कोलेजन डैमेज होने लगता है और जब स्किन हील होती है तो वहां परमानेंट स्कार्स बन सकते हैं। ये स्कार्स कभी कभी छोटे पिट्स की तरह होते हैं, कभी रोलिंग टाइप की होते हैं और कभी डीप आइस पिक स्कार की तरह होते हैं। इसलिए पिंपल्स को स्क्वीज करना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। स्कार्स के बाद दूसरा कॉमन प्रॉब्लम है हाइपर पिगमेंटेशन। बहुत बार पिंपल्स ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद फेस पर डार्क ब्राउन या ब्लैक मार्क रह जाते हैं। इसी कंडीशन को हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। ये स्कार से अलग होता है, यहाँ स्किन में गड्ढा नहीं पड़ता, सिर्फ कलर चेंज होता है। ये मार्क्स धीरे धीरे कम हो सकते हैं, लेकिन कई पेशेंट में काफी टाइम तक बने रहते हैं।
बहुत लोग स्कार्स और पिगमेंटेशन को भी एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कंडीशन है। स्कार में स्किन की स्ट्रक्चर चेंज होती है, जबकि पिगमेंटेशन में सिर्फ स्किन का कलर बदलता है। अब बात करते हैं सीवियर एक्ने की एक और कॉम्प्लिकेशन की, सेकेंडरी इन्फेक्शन। जब हम गंदे हाथों से पिंपल्स को बार बार टच करते हैं या उन्हें फोर्सफुली फोड़ देते हैं, तो बैक्टीरिया और अंदर तक चले जाते हैं। इससे इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन दोनों बढ़ सकता है। इसी वजह से एक्ने और सीवियर हो सकता है। एक सिंपल सी हैबिट बार बार फेस को टच करना एक्ने को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन एक्ने का इफेक्ट सिर्फ स्किन तक ही सीमित नहीं रहता। एक्ने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट कई बार स्किन पर नहीं बल्कि पेशेंट के कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। बहुत से टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स अपनी स्किन को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं। कुछ लोग फोटोज खिंचवाना अवॉइड करते हैं, कुछ मेकअप के बिना घर से बाहर नहीं निकलते, और कुछ लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना कम हो जाता है कि वो सोशल गैदरिंग में जाना ही नहीं पसंद करते। इसीलिए एक्ने को सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम कहकर इग्नोर करना सही नहीं होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कब डॉक्टर से मिलना चाहिए? अगर पिंपल बहुत पेनफुल है, बार बार नए पिंपल्स निकल रहे हैं, फेस पर स्कार्स बनने लगे हैं, एक्ने के साथ पीरियड्स भी इरेगुलर हैं, या एक्ने अचानक बहुत सीवियर हो गया है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी असेसमेंट होगी उतना ही बेहतर मैनेजमेंट प्लान बनाया जा सकता है। अब तक हमने समझा कि एक्ने क्या है, क्यों होता है, इसके टाइप्स और कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, होम्योपैथी एक्ने को किस तरह देखती है। क्लिनिक में जब कोई एक्ने का पेशेंट मेरे पास आता है, तो मैं सिर्फ उसके फेस पर निकले हुए पिंपल्स को देखकर मेडिसिन डिसाइड नहीं करती। सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ, आखिर इस पेशेंट में एक्ने का रूट कॉज क्या है। क्योंकि होम्योपैथी में हम सिर्फ डिजीज का नाम ट्रीट नहीं करते, हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। एक ही तरह के पिंपल्स दो अलग पेशेंट्स में हो सकते हैं, लेकिन दोनों की मेडिसिन अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉज अलग हो सकता है। किसी में स्ट्रेस, किसी में हार्मोनल इम्बैलेंस, किसी में डैंड्रफ, किसी में कॉस्मेटिक्स और किसी में डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस। अब देखते हैं किस कंडीशन में हम किन मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस रिलेटेड एक्ने की। अगर पेशेंट बताता है कि इमोशनल स्ट्रेस के बाद या किसी इमोशनल सेटबैक के बाद उसके पिंपल्स बढ़ने लगे हैं, तो आप नेट्रम्यूर के बारे में सोच सकते हैं। अब चलिए हार्मोनल एक्ने की बात करते हैं। अगर पेशेंट के एक्ने के साथ इरेगुलर मेंसेस की कंप्लेंट भी हो, तो पल्साटिला के बारे में सोच सकते हैं। अगर पेशेंट को डैंड्रफ भी है और उसके साथ बार बार एक्ने हो रहा हो, तो सल्फर को कंसिडर किया जा सकता है। इसलिए सिर्फ फेस ही नहीं, स्कैल्प एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कॉस्मेटिक इंड्यूस्ड एक्ने की। अगर पेशेंट बताता है कि नया मेकअप या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करने के बाद पिंपल्स शुरू हुए हैं, तो बोविस्टा के बारे में सोच सकते हैं। इसीलिए हिस्ट्री में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के बारे में पूछना भी बहुत जरूरी है। अब मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग मेडिसिन को समझते हैं। अगर पेशेंट बताता है कि हर महीने पीरियड से पहले एक्ने फ्लेयर अप होते हैं, तो सेपिया के बारे में सोच सकते हैं। अगर एक्ने पीरियड्स के दौरान ज्यादा तो काली ब्रोम को कंसिडर किया जा सकता है। और अगर एक्ने पीरियड्स के बाद बढ़ता हो, तो मैडोराइनम के बारे में सोच सकते हैं। अब हम प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के केसेस को देखते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर एक्ने डेवलप हो, तो बेलाडोना के बारे में सोचा जा सकता है। डिलीवरी के बाद एक्ने की प्रॉब्लम हो, तो सीपिया को कंसिडर किया जाता है। और अगर मेनोपॉज के टाइम एक्ने की कंप्लेन हो, तो लैकेसिस के बारे में सोचा जा सकता है। मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहती हूँ, इन मेडिसिन को कभी भी सिर्फ नाम देखकर या इंटरनेट देखकर लेना शुरू मत कीजिए। होम्योपैथी में मेडिसिन का सिलेक्शन सिर्फ एक्ने के नाम पर नहीं होता। हम पेशेंट की हिस्ट्री, कॉज, पर्सनैलिटी, हार्मोनल कंडीशन, जनरल सिम्टम्स और कंप्लीट केस टेकिंग के बाद ही रेमेडी चूज करते हैं। इसी वजह से दो पेशेंट जिनके पिंपल्स बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, उनकी मेडिसिन अलग अलग हो सकती हैं। अब इस फाइनल पार्ट में मैं आपसे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगी जो हर एक्ने पेशेंट्स को पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं स्किन केयर की। एक्ने होने का मतलब ये नहीं होता कि आप दिन में 8-10 बार फेस वॉश करें। फेस को दिन में 2 बार जेंटल क्लींजर से वॉश करना काफी होता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, तब भी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। बस ऑयल फ्री और नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर चूज कीजिए। और अगर आप दिन में बाहर निकलते हैं, तो सनस्क्रीन लगाना भी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। एक बहुत कॉमन मिथ है कि ऑयली स्किन को मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ती। ये बिल्कुल सही नहीं है। हर स्किन को हाइड्रेशन की जरूरत होती है, बस प्रोडक्ट सही चूज करना चाहिए।
अब बात करते हैं डाइट की। एक्ने का एक ही रीजन डाइट नहीं होता, लेकिन हेल्दी डाइट स्किन को सपोर्ट जरूर कर सकती है। अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल और प्रोटीन को शामिल कीजिए। दिन भर में पर्याप्त पानी पीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर फूड खाने के बाद एक्ने बार बार बढ़ रहा है, तो उस ट्रिगर को नोट कीजिए और अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। हर पेशेंट का ट्रिगर अलग हो सकता है, इसलिए किसी और की डाइट को कॉपी करने के बजाय अपने बॉडी के सिग्नल को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं वो गलतियां जो एक्ने को और बढ़ा सकती है। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैं क्लिनिक में बार बार देखती हूँ। पिंपल्स को दबाना, गंदे हाथों से फेस को बार बार टच करना, पिलो कवर को कई दिनों तक ना बदलना, मोबाइल स्क्रीन को क्लीन ना करना, हैवी मेकअप लगाकर सो जाना, ये सब आदतें एक्ने को और भी ज्यादा वर्सन कर सकती हैं। कभी भी पिंपल्स को फोर्सफुली मत फोड़िए। कई बार पिंपल से ज्यादा नुकसान उसको दबाने से होता है। अब एक सवाल जो मुझसे बहुत बार पूछा जाता है, क्या सिर्फ क्रीम लगाने से एक्ने हमेशा ठीक हो जाता है? नहीं। अगर एक्ने के पीछे हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस या कोई और अंडरलाइंग कॉज है, तो सिर्फ क्रीम लगाने से प्रॉब्लम दोबारा आ सकती है। इसलिए रूट कॉज को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल ये है कि क्या होम्योपैथी में हर पेशेंट की मेडिसिन सेम होती है? तो इसका जवाब है नहीं। होम्योपैथी में ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज्ड होता है। दो पेशेंट्स के पिंपल्स एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन उनकी मेडिसिन अलग हो सकती है। इसी वजह से प्रॉपर केस टेकिंग होम्योपैथी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और अब इस पूरी मास्टर क्लास का एक छोटा सा रिकैप करते हैं। आज हमने जाना कि एक्ने एक इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन है। इसके पीछे हार्मोन्स, एक्सेस सीबम, बैक्टीरिया, स्ट्रेस और कई दूसरे फैक्टर हो सकते हैं। हर एक्ने एक जैसा नहीं होता, इसलिए हर पेशेंट की अप्रोच भी अलग होती है। होम्योपैथी में सिर्फ पिंपल्स नहीं, बल्कि पेशेंट का कंप्लीट सिम्टम पिक्चर और रूट कॉज को समझकर ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। और हेल्दी लाइफस्टाइल और प्रॉपर स्किन केयर भी मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मुझे उम्मीद है कि इस एक्ने मास्टर क्लास से आपको एक्ने के बारे में एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो बार बार पिंपल्स की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। अगर आप होम्योपैथी को सिंपल लैंग्वेज में साइंटिफिक अप्रोच के साथ समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल गुड हेल्थ होम्योपैथी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।